द डीप डाइव में स्वागत है। हाँ। आज की चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प कल्पना से करते हैं। अच्छा, कैसी कल्पना? तो मान लीजिए कि शहर के किसी बड़े गेमिंग आर्केड की मशीनें हैं और वो अचानक से जो प्लास्टिक के टोकन या टिकट देती है ना, उनके बजाय सीधे असली पैसे उगलने लगे। अच्छा। मतलब सीधे रुपए या डॉलर देने लगे। ओहो। अगर ऐसा हुआ तो बाहर शायद मीलों लंबी लाइन लग जाएगी। हर कोई बस गेम ही खेलना चाहेगा। बिल्कुल, हर कोई खेलना चाहेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा पर्दे के पीछे जाकर सोचें कि उस बिजनेस का क्या होगा? वो गेमिंग आर्केड तो शायद कुछ ही घंटों में पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सारा कैश बाहर चला जाएगा और पूरा सिस्टम तुरंत ढह जाएगा। कोई भी व्यवसाय सिर्फ पैसा बांटने के लिए तो नहीं चलता ना। सही कहा। उसे उस पैसे को अपने ही इकोसिस्टम में घुमाना होता है। और मजे की बात यह है कि हम क्रिप्टो की दुनिया में इस वक्त बिल्कुल यही जो गेमिंग आर्केड वाली समस्या है ना, उसे एक बहुत बड़े पैमाने पर सुलझाया जा रहा है। वो भी बहुत शांति से। हाँ, बहुत चुपचाप तरीके से। क्योंकि आमतौर पे जब क्रिप्टो का नाम आता है तो दिमाग में बस वो ट्रेडिंग स्क्रीन आती है, लाल हरे ग्राफ्स और रातों रात अमीर बनने का शोर। बिल्कुल, लोग बस कीमतों के ऊपर नीचे होने पे ध्यान देते हैं। लेकिन इस सारे शोर से दूर पाई नेटवर्क के अंदर एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक आर्थिक नींव रखी जा रही है। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन इसी उलझन को डिकोड करना है। उलझन? किस तरह की उलझन? उलझन ये है कि जो पाई इकोसिस्टम है उसमें जो नए डी एप्स बन रहे हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बन रहे हैं, हाँ। वे सीधे पाई कॉइन का उपयोग करने के बजाय अपने खुद के नए कस्टम टोकन्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं? अब पहली नजर में तो ये सच में पहिए का फिर से आविष्कार करने जैसा लगता है। वही तो, मतलब जब पाई पहले से मौजूद है तो अलग टोकन की क्या आवश्यकता है? ये सवाल सतह पर बहुत स्वाभाविक लगता है। कोई भी सोच सकता है कि भाई अगर एक ही नेटवर्क है तो एक ही करेंसी होनी चाहिए, है ना? लेकिन अगर हम उसी गेमिंग आर्केड वाले उदाहरण को ब्लॉकचेन की दुनिया में रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ होने लगती है। अच्छा, तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। वो कैसे? मैं समझाता हूँ। मान लीजिए पाई नेटवर्क पर बना कोई गेमिंग ऐप है। अगर वो अपने खिलाड़ियों को हर रिवॉर्ड सीधे पाई कॉइन में देने लगे तो मानव मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण तैयार हो जाएगा। यानी अगर गेम खेलने वाले को सीधे पाई मिल रहा है तो उसका पहला विचार ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो उस पाई से गेम में कोई नई तलवार खरीदे या अपनी प्रोफाइल का लेवल अपग्रेड करें। बिल्कुल नहीं। उसका पहला विचार होगा कि इसे तुरंत बेचकर असली पैसा कैसे निकाला जाए। एकदम सही। और वित्तीय भाषा में इसे सेल प्रेशर कहते हैं। बिक्री का भारी दबाव। हाँ, अगर हर यूजर सीधे पाई कमाने लगे और उसे तुरंत मार्केट में डंप करने लगे तो पाई की कीमत में भारी अस्थिरता आ जाएगी। तो मतलब पूरे इकोसिस्टम ही डगमगा जाएगा। बिल्कुल। गेमिंग ऐप का उद्देश्य तो लोगों को मनोरंजन देना है ना कि पूरी ग्लोबल करेंसी के लिए संकट पैदा करना। सही बात है। अगर ऐप सीधे पाई में लेन देन करता है तो वो अनजाने में अपने ही इकोसिस्टम की नींव को कमजोर कर रहा है। तो इसका समाधान वही प्लास्टिक के आर्केड टोकन है। हाँ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर उस गेम ने अपना खुद का एक कस्टम टोकन लॉन्च कर दिया, मान लेते हैं उसका नाम स्वॉर्ड टोकन या रिवॉर्ड टोकन है, तो खिलाड़ी पहले वो टोकन कमाएगा। अब क्योंकि उस टोकन की मुख्य उपयोगिता उसी गेम के अंदर ही है, तो वो यूजर उसे गेम में ही अपग्रेड करने या अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रेड करने में इस्तेमाल करेगा। और ये जो रणनीति है ना, ये उस ऐप की अर्थव्यवस्था को एक क्लोज लूप या बंद चक्र बना देती है। अच्छा, मतलब यूजर उसी छोटे से इकोसिस्टम में व्यस्त रहता है। हाँ, वो उस गेमिंग टोकन को सिर्फ और सिर्फ तभी पाई में बदलेगा जब उसे सच में बाहर किसी चीज की जरूरत होगी। तो इससे क्या हुआ कि पाई मुख्य रूप से बाजार के उन रोजमर्रा के झटकों से बच गया और उस सीधे सेल प्रेशर से भी सुरक्षित हो गया। अब इसी लॉजिक को अगर शॉपिंग ऐप पे अप्लाई करके देखा जाए तो हाँ, वहां भी यही नियम लागू होता है। अगर हर डिस्काउंट या हर कैशबैक सीधे पाई में दिया जाए तो पाई की वैल्यू डिस्टर्ब हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर उस शॉपिंग ऐप का अपना लॉयल्टी टोकन है तो वो यूजर एंगेजमेंट को बढ़ाता है। लोग बार बार खरीदारी करने आते हैं और पाई बैकग्राउंड में एकदम स्टेबल रहता है। ये बचाव तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन यहाँ से बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। कैसा सवाल? अगर हर कोई अपना अलग टोकन इस्तेमाल कर रहा है, मतलब गेमिंग ऐप का अपना टोकन है, शॉपिंग ऐप का अपना लॉयल्टी टोकन है, सोशल मीडिया ऐप का अपना टिपिंग टोकन है, हाँ, तो फिर मुख्य पाई कॉइन की क्या अहमियत रह जाएगी? हाँ, ये तो है। क्या इन हजारों कस्टम टोकन्स की भीड़ में
पाई पूरी तरह साइडलाइन नहीं हो जाएगा? यही लगता है ना, जैसे हर कोई अपनी अलग भाषा बोल रहा है और जो मुख्य भाषा थी उसे भुला दिया गया हो। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? ये शंका बहुत जायज है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाई साइडलाइन हो रहा है। अच्छा। इसके विपरीत यहीं पर इस पूरे अर्थशास्त्र का सबसे मास्टर स्ट्रोक सामने आता है, जिसे कोलैटरल मॉडल कहा जाता है। कोलैटरल मॉडल। हाँ, ये मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर नया कस्टम टोकन पाई की अहमियत को कम करने के बजाय उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। ओके, तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ये कोलैटरल सिस्टम इन सारे अलग अलग टोकन्स को किसी तरह से मुख्य पाई कॉइन के साथ मजबूती से बांध कर रखता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई डेवलपर एक नया शॉपिंग ऐप ला रहा है और उसे 1 मिलियन शॉप टोकन बाजार में उतारने हैं, तो वो क्या करेगा? देखिए, उस डेवलपर को हवा में से टोकन छापने की आजादी बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा। अगर उसे 1 मिलियन शॉप टोकन लॉन्च करने हैं तो उसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन टोकन्स की वैल्यू के बराबर का पाई कॉइन सिस्टम में लॉक करना पड़ेगा। लॉक करना पड़ेगा यानी एक तरह से गिरवी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, उसे कोलैटरल के तौर पर रखना ही होगा। और ये जो पाई लॉक किया गया है, क्या वो डेवलपर के खुद के बैंक खाते या वॉलेट में जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पाई सर्कुलेशन से यानी आम चलन से पूरी तरह बाहर हो जाता है। वाह। हाँ, और इसमें एक और बड़ा पेंच है। वो लॉक किया हुआ पाई तब तक वापस बाजार में नहीं आ सकता जब तक कि उन कस्टम शॉप टोकन्स को वापस नष्ट न कर दिया जाए। मतलब जिन्हें बर्न करना कहते हैं। हाँ, ये कोई मौखिक वादा नहीं है, ये कोड में लिखा हुआ एक अटूट गणितीय नियम है। अरे ये तो अर्थशास्त्र का बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली नियम है। इसका जो असर होगा वो तो बहुत विशाल हो सकता है। बिल्कुल होगा। मतलब सोचिए, अगर हजारों डेवलपर्स अपने अपने एप्स ला रहे हैं और हर कोई अपना कस्टम टोकन लाने के लिए बेस पाई कॉइन को लगातार लॉक कर रहा है, हाँ, तो धीरे धीरे मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो उपलब्ध पाए हैं उसकी कुल सप्लाई तेजी से सिकुड़ने लगेगी ना। यही इसका असली लक्ष्य है। जब सप्लाई घटती है लेकिन ढेरों एप्स के कारण इकोसिस्टम में लेन देन और यूजर्स लगातार बढ़ते जाते हैं, तो डिमांड भी तेजी से ऊपर जाती है। एकदम सही। और घटती सप्लाई और बढ़ती डिमांड मिलकर स्केर्सिटी पैदा करते हैं, यानी कमी पैदा होती है। हाँ, और दुनिया की किसी भी संपत्ति को देख लीजिए, चाहे वो सोना हो या रियल एस्टेट, उसकी असली वैल्यू इसी स्केर्सिटी से आती है। जितना ज्यादा ये इकोसिस्टम बड़ा होगा, जितने ज्यादा एप्स बनेंगे, उतना ही ज्यादा पाई लॉक होगा और उतना ही पाई स्ट्रांग होगा। लेकिन एक पल के लिए ना डेवलपर के नजरिए से सोचते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर कोई नया और युवा क्रिएटर है जिसके पास एक बहुत ही शानदार ऐप का आइडिया है, लेकिन उसके पास शुरुआत में ही इतना सारा पाई जुटाकर लॉक करने के लिए कैपिटल नहीं है। हाँ, ये एक चुनौती हो सकती है। तो क्या ये कोलैटरल मॉडल नए टैलेंट के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट नहीं बन जाएगा, जिसे बैरियर टू एंट्री कहते हैं? ये तो सिर्फ अमीरों को ही सिस्टम में आने देने जैसा लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने, है ना? निश्चित रूप से ये एक रुकावट है, लेकिन इसे एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल कैसे? आज के क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी समस्या देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने लैपटॉप पर 10 मिनट में एक फर्जी या स्पैम टोकन बनाकर लोगों को धोखा दे सकता है। हाँ, मीम कॉइन्स और स्कैम्स तो बहुत आम है। बिल्कुल। कोलैटरल मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क पर केवल गंभीर, उपयोगी और दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स ही आएं। अच्छा, मतलब अगर आपको अपना ऐप लाना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। हाँ, जब किसी का अपना असली दांव या कोलैटरल लगा होता है तो वो रातों रात यूजर्स को धोखा देकर गायब नहीं होता। ये बात तो लॉजिकल है। और अगर इसे एक बड़े ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो ये कुछ रियल वर्ल्ड के अमेरिकी डॉलर के मॉडल की तरह काम कर रहा है। अमेरिकी डॉलर का ग्लोबल मॉडल, ये तुलना थोड़ी भारी लग रही है। मैं इसे आसान करता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि पाई हर ऐप की अर्थव्यवस्था का सेंट्रल बैंक बन रहा है? इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। देखिए, दुनिया में हर देश की अपनी एक अलग करेंसी होती है। हाँ? जापान में येन है, भारत में रुपया है, यूरोप में यूरो है। हर देश की अपनी नीतियां हैं, अपनी अलग महंगाई दर है। सही बात है। लेकिन जब ये देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं या जब उन्हें अपने रिजर्व को सुरक्षित रखना होता है तो वे अमेरिकी डॉलर पर निर्भर करते हैं। बेस करेंसी के तौर पर। बिल्कुल। डॉलर वो बेस लेयर है जिस पर पूरी दुनिया का व्यापार टिका है। पाई नेटवर्क भी खुद को बिल्कुल इसी तरह डिजिटल दुनिया की बेस मनी के रूप में स्थापित कर रहा है। मतलब पाई इकोसिस्टम में हर डी ऐप एक छोटे संप्रभु देश की तरह हो गया। एकदम सही। उसकी अपनी करेंसी है, अपने नियम है, लेकिन उन सभी देशों का जो ग्लोबल रिजर्व है,
जो उन्हें आपस में जोड़ता है और उन्हें असली वैल्यू देता है, वो बेस पाई कॉइन है। हाँ, तो अगर किसी यूजर को गेमिंग ऐप से निकलकर शॉपिंग ऐप में जाना है तो वो पहले अपने स्वॉट टोकन को बेस लेयर यानी पाई में बदलेगा और फिर उस बेस लेयर का इस्तेमाल करके शॉप टोकन खरीदेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और सोचिए, अगर पाई को सिर्फ एक साधारण रोजमर्रा के लेन देन वाला कॉइन बना दिया जाता, मतलब जिसे हर जगह हर छोटी चीज के लिए इस्तेमाल करना मजबूरी होती। हाँ, तो उसकी ग्रोथ एक बहुत ही सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती, अच्छा, क्योंकि वो खुद उन अलग अलग ऐप्स की अस्थिरता का शिकार हो जाता। गेम क्रैश होता तो पाई भी क्रैश हो जाता। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन एक बेस लेयर बनकर उसने अपनी उपयोगिता और स्थिरता को अनंत कर लिया है। इस पूरी व्यवस्था को गहराई से देखने पर एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि ये एक ट्रिपल विन सिस्टम है। ट्रिपल विन? हाँ, जहां 3 अलग-अलग वर्गों को जबरदस्त फायदा हो रहा है। अच्छा, जरा आप बताइए वो 3 वर्ग कौन से हैं? अगर सबसे पहले वर्ग की बात करें तो वे है होल्डर्स, यानी वे लोग जो सिर्फ पाई कॉइन को अपने वॉलेट में सुरक्षित रखे हुए हैं। हाँ, होल्डर्स के लिए तो ये स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है। क्योंकि इस मॉडल के तहत वे सिर्फ एक साधारण डिजिटल सिक्का नहीं रख रहे हैं। तो क्या रख रहे हैं? वे दरअसल इस पूरी मल्टी लेयर्ड डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव को होल्ड कर रहे हैं। तो इसे ना एक प्राइम रियल एस्टेट के उदाहरण से भी देखा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए कि किसी ने एक नए बस रहे शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक खाली जमीन का टुकड़ा खरीद लिया है। अब वो जमीन शुरुआत में तो सिर्फ धूल और मिट्टी है, उसका अपना कोई खास उपयोग नहीं है। लेकिन जमीन की कीमत सिर्फ मिट्टी से तो तय नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं। अब उस जमीन के मालिक को खुद वहां कोई व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे जैसे शहर का विकास होगा, उस जमीन के आसपास नए मॉल्स खुलेंगे, चौड़ी सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े ऑफिस और अस्पताल बनेंगे। बुनियादी ढांचा तैयार होगा। तो वहां होने वाला व्यापार और जो भीड़ आएगी वो जमीन की अहमियत को अपने आप बढ़ा देगा। बिना कुछ किए उस खाली जमीन की कीमत आसमान छूने लगेगी। बहुत ही सटीक उदाहरण है। पाई होल्डर्स बिल्कुल उसी जमीन के मालिक हैं, है ना? हाँ, एप्स रूपी जितने ज्यादा मॉल्स और दुकानें उस इकोसिस्टम में खुलेंगी और जितना ज्यादा कोलैटरल के रूप में पाई ब्लॉक होगा, उन होल्डर्स की जमीन यानी पाई की अहमियत उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये तुलना सच में ये स्पष्ट करती है कि असली वैल्यू कॉइन के खुद के लेन देन से ज्यादा उसके ऊपर बन रहे स्ट्रक्चर से आती है। बिल्कुल। अब अगर दूसरे लाभार्थी यानी डी-एप्स की बात करें तो उन्हें इस सिस्टम से सबसे कीमती चीज मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। हाँ, एक गेमिंग ऐप का जो आर्थिक लॉजिक होता है वो एक फाइनेंस ऐप या सोशल मीडिया ऐप से बहुत अलग होता है। जाहिर है। गेम में तो लोगों को रोज छोटे छोटे रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं ताकि वे रोज वापस आएं। वहां बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति होती है टोकन्स की। और जबकि किसी फाइनेंस या सेविंग ऐप में सुरक्षा और स्थिरता सबसे ऊपर होती है। सही कहा। अगर सबको एक ही कॉइन इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता तो इनोवेशन तो वहीं रुक जाता। बिल्कुल। कस्टम टोकन्स डेवलपर्स को ये आज़ादी देते हैं कि वे अपने ऐप की ज़रूरत के हिसाब से नियम तय कर सकें। वे अपने यूजर्स को जोड़े रखने के लिए ढेर सारे टोकन ड्रॉप कर सकते हैं बिना ये डरे कि इससे पूरे इकोसिस्टम की बेस मनी क्रैश हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मेन पाई तो सेफ है। वे स्टेकिंग के विकल्प दे सकते हैं और बोनस बांट सकते हैं। वे अपनी अर्थव्यवस्था के खुद मास्टर होते हैं। और अब जो तीसरे लाभार्थी हैं यानी आम यूजर्स के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत शानदार है। यूजर्स को एक ही विशाल इकोसिस्टम के अंदर कमाई और उपयोग के ढेरों अलग-अलग मौके मिलते हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति सुबह गेम खेलकर गेमिंग टोकन कमा सकता है, दोपहर में शॉपिंग ऐप से कुछ खरीदकर वहां से लॉयल्टी पॉइंट्स जुटा सकता है, हाँ। और शाम को किसी एजुकेशनल ऐप पर कुछ सीखकर वहां का रिवॉर्ड टोकन हासिल कर सकता है। और ये सब मिलकर एक सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। सर्कुलर इकोनॉमी, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? जरूर। पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है कि अक्सर पैसा सिस्टम से बाहर लीक हो जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ यूजर उन अलग अलग टोकन्स को अंततः इकोसिस्टम के अंदर ही पाई में बदलता है या एक ऐप की कमाई को दूसरे में खर्च करता है। अच्छा, मतलब वैल्यू बाहर जाने के बजाय अंदर ही घूमती और बढ़ती रहती है। बिल्कुल, यही सर्कुलर इकोनॉमी की ताकत है। लेकिन हम कागज पर या किसी वाइट पेपर में ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन और एकदम परफेक्ट लगता है। ये जो शब्द हैं डिजिटल रियल एस्टेट, बेस लेयर, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब सुनने में किसी भविष्य की किताब के शब्द लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई कमी है? एक व्यावहारिक सवाल मन में उठता है कि क्या ये असल दुनिया की उलझनों के बीच काम कर सकता है?
क्या आम लोग इस जटिलता को अपनाएंगे? ये संदेह अक्सर होता है और होना भी चाहिए, लेकिन इसका जवाब बहुत ही ठोस है। क्या जवाब है? ये मॉडल कोई भविष्य का ख्याली पुलाव नहीं है। ये पहले से ही हमारे आसपास पारंपरिक फाइनेंस में बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहा है। पारंपरिक फाइनेंस में? हाँ, बस हम उसे अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, अगर परंपरागत फाइनेंस की बात हो रही है तो शायद सबसे अच्छा उदाहरण एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स का होगा। बिल्कुल सही। या फिर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को ले लीजिए। हाँ, जब कोई यात्री किसी एयरलाइन से उड़ान भरता है तो उसे नकद पैसा वापस नहीं मिलता, उसे माइल्स मिलते हैं। वे माइल्स क्या हैं? वे एक प्रकार के कस्टम टोकन ही तो हैं जो एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में काम कर रहे हैं। और उस यात्री का पूरा मनोविज्ञान बदल जाता है। बिल्कुल। वो अगली बार भी उसी एयरलाइन से यात्रा करना चाहता है ताकि वो उन माइल्स का उपयोग कर सके। बिल्कुल। और वो उन माइल्स से सीधे राशन की दुकान पर जाकर राशन नहीं खरीद सकता, लेकिन वो एयरलाइन के नेटवर्क के अंदर ही होटल बुक कर सकता है या अगली फ्लाइट का टिकट ले सकता है। तो ये क्या हुआ? ये एक क्लोज लूप है। एकदम सही। उन माइल्स की अपनी एक वैल्यू है जो एयरलाइन के इकोसिस्टम पर निर्भर करती है। तो पाई भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। पाई नेटवर्क कोई अजूबा नहीं कर रहे हैं। वो बस इसी आजमाए हुए सफल मनोवैज्ञानिक और आर्थिक मॉडल को एक पारदर्शी, सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर उतार रहा है, जहां कोई एक कंपनी अचानक से नियम नहीं बदल सकती। बिल्कुल। इसे और भी व्यावहारिक बनाने के लिए ना हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देखते हैं। बताइए। मान लीजिए एक ऐसा ऐप है जो विशेष रूप से किसानों के लिए बनाया गया है, एक फार्मर ऐप। अच्छा। एक किसान रोज सुबह उस ऐप पर अपनी मिट्टी की गुणवत्ता, फसल की स्थिति या मौसम का डेटा अपलोड करता है। बदले में वो ऐप उस किसान को अपना एक कस्टम फार्म टोकन रिवॉर्ड के रूप में देता है। अब देखिए, उस किसान को शायद ये भी ना पता हो कि ब्लॉकचेन क्या है या पाई नेटवर्क कैसे काम करता है। हाँ, उसे तकनीकी चीजों से क्या लेना देना। उसे बस ये पता है कि उसके पास कुछ फार्म टोकन आ गए हैं जो उसके लिए मूल्यवान हैं। और उस टोकन की असली अहमियत तब साबित होती है जब वो किसान उसी ऐप की नेटवर्क से जुड़े किसी विक्रेता से बेहतर क्वालिटी के बीज खरीदने जाता है, या किसी से अपना खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेता है और पेमेंट के रूप में उन फार्म टोकन्स का इस्तेमाल करता है। ये उस सिस्टम का फ्रंट एंड यानी सामने का हिस्सा है जो किसान देख रहा है। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे जो असली जादू हुआ है वो ये है कि जब उस फार्मर ऐप के डेवलपर ने वे फार्म टोकन जनरेट किए थे तो उसे कोलैटरल मॉडल के तहत अच्छी खासी मात्रा में पाई को तिजोरी में लॉक करना पड़ा था। अरे वाह! यानी वो अकेला किसानी का इकोसिस्टम जो सतह पर बिल्कुल स्वतंत्र लग रहा है, वो असल में अप्रत्यक्ष रूप से पाई की ग्लोबल डिमांड को बढ़ा रहा है और सप्लाई को कम कर रहा है। यही इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। और सोचिए, ये सिर्फ एक फार्मर ऐप तक सीमित नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चीज हेल्थ केयर सेक्टर्स में होने वाले ऐप्स के साथ होगी, जहां लोग अपना स्वास्थ्य डेटा शेयर करके टोकन कमाएंगे। एजुकेशन ऐप्स के साथ भी यही होगा, जहां छात्र कोर्स पूरे करके रिवॉर्ड पाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऐप्स, शॉपिंग ऐप्स, हर इंडस्ट्री अपना कस्टम टोकन लाएगी। और हर इंडस्ट्री को अपना वजूद बनाए रखने के लिए पाई को बैकग्राउंड में लॉक करना ही होगा। बिल्कुल। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि क्रिप्टो अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते हुए नंबरों का सट्टा बाजार नहीं रह गया है। हाँ, वो दौर अब पीछे छूट रहा है। ये असली दुनिया की अर्थव्यवस्था, जहां असल में बीज खरीदे जाते हैं, जहां इलाज होता है, उसका एक ठोस हिस्सा बन रहा है। इसीलिए जब भी ये खबर आए कि डीएप्स अपने खुद के नए टोकन ला रहे हैं, तो इसे किसी भ्रम या पाई के लिए खतरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्पष्ट ग्रोथ सिग्नल है। विकास का संकेत। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि इकोसिस्टम तेजी से फैल रहा है। डेवलपर्स यहाँ गंभीरता से काम कर रहे हैं और पाई सचमुच एक मजबूत बेस करेंसी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। एकदम सही। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक जगह समेटा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। सबसे पहले कस्टम टोकन्स मुख्य पाई कॉइन को बाजार की अस्थिरता और डायरेक्ट सेल प्रेशर से एक मजबूत ढाल की तरह बचाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, कोलैटरल मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि हवा में कुछ भी ना बने। लॉक करना जरूरी है। जैसे जैसे एप्स बढ़ेंगे, पाई की मार्केट में कमी यानी स्कैरसिटी आएगी, जिससे उसका आधार लगातार मजबूत होता जाएगा। और अंततः ये सब मिलकर एक ऐसा ट्रिपल विन माहौल बनाते हैं जहां होल्डर्स जिनकी डिजिटल जमीन की कीमत बढ़ती है, डेवलपर्स जिन्हें अपने नियम बनाने की आजादी मिलती है, और यूजर्स जिन्हें रिवॉर्ड मिलते हैं, सभी को फायदा होता है।
मतलब जिस सिस्टम पर बाकी सब कुछ निर्भर करता है हम्म, वही सबसे मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। बिल्कुल सही। तो ये बात साफ है कि ये सिर्फ किसी कॉइन की कीमत बढ़ने का इंतजार करना नहीं है, हम्म, ये असल में एक बहुत बड़े विजन को होल्ड करना है। एक ऐसा विजन जो अर्थव्यवस्था का रूप बदल सकता है। अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले ना एक बहुत ही उत्तेजक विचार पर गौर किया जा सकता है। अच्छा, कैसा विचार? आज हमने देखा कि कैसे ये पूरी व्यवस्था चुपचाप और शांति से एक बहुत बड़ा रूप ले रही है। कस्टम टोकन्स और कोलैटरल मॉडल मिलकर एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो कल्पना कीजिए यदि पाई सचमुच हेल्थ केयर, खेती, एजुकेशन और न जाने कितनी ही मल्टी इंडस्ट्री अर्थव्यवस्थाओं के बेस मानी बन जाता है, तो भविष्य में वो दिन कैसा होगा जब दुनिया के पारंपरिक बैंकों, बड़ी बड़ी सरकारों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस विशाल इकोसिस्टम और इसके करोड़ों यूजर्स के साथ लेन देन करना पड़ेगा। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक ऐसा समय भी आ सकता है जब उन पुरानी और विशाल वित्तीय संस्थाओं को भी दुनिया की इस नई अर्थव्यवस्था में अपना कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए पाई कॉइन को एक रिजर्व एसेट के रूप में अपने खजानों में लॉक करके रखना पड़े? ठीक वैसे ही जैसे वे आज सोने या अमेरिकी डॉलर को रखते हैं। बिल्कुल वैसे। ये एक ऐसा विचार है जो उस शांति से बन रही नींव की असल गहराई को दर्शाता है। सच में जब ये पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो शायद हमारी दुनिया का आर्थिक ढांचा हमेशा के लिए बदल चुका होगा। और वो बदलाव देखने लायक होगा। चीजों की सतह से नीचे झांकने और उनकी असल गहराई को समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और नए विचारों का अन्वेषण करते